मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। मंजिल दूर ही सही मगर चलना जरूरी है। कांटे राहों में लाख सही, कांटे राहों में लाख सही, फिर भी चलना जरूरी है, फिर भी चलना जरूरी है। स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट पेपर 1 की इस क्लास में। मैं अली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट में। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? और आज जो हम शुरू करेंगे वो इंडियन लॉजिक्स को शुरू करेंगे, जो कि हमारी यूनिट चल रही है लॉजिकल रीजनिंग। उसी के अंदर एक टर्म आती है, एक टॉपिक आता है इंडियन लॉजिक्स का, यानी कि भारतीय तर्कशास्त्र। और भारतीय तर्कशास्त्र जो हम पढ़ते हैं वो किसके अंदर आता है? बेसिकली वो आता है भारतीय दर्शन शास्त्र, यानी कि इंडियन फिलोसफी के अंदर। जो इंडियन फिलोसफी है उसको हमें पूरा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन उसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आता है, छोटा सा टॉपिक आता है इंडियन लॉजिक्स का। अब इंडियन लॉजिक्स का जो मैं यहां बोल रहा हूं वो इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग तो छोटा सा है, लेकिन अगर हम इसको देखें ओवर ऑल ओवर तो क्या है, ये बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही बड़ी टर्म है, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और एक चीज को याद रखना, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा कठिनाई वाली चीजें आती हैं वो आती है हमारे सामने संस्कृत की शब्दावली, यानी कि संस्कृत के जो वर्ड्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती हैं, वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। और उसी के साथ में बच्चे गच्छा खाते हैं, है ना। इसीलिए बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा परेशान होते हैं। और सबसे ज्यादा टिपिकल जो टॉपिक माना जाता है वो इंडियन लॉजिक्स का ही माना जाता है। अगर तुम देखो ना, कहीं भी किसी भी ग्रुप में जाकर के, जो बड़े ग्रुप हैं, है ना, जहां अगर तुम पूछोगे कि सबसे टॉपिक जो कठिन माना जाता है, वहां बच्चे कमेंट यही करते हैं कि इंडियन लॉजिक्स, इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक। अरे यार, इंडियन लॉजिक कब पढ़ाओगे? क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और जितना कंफ्यूजन होने वाला है उसमें तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा गुरु, जो भी तुम बेहतर समझो, ठीक है, यहां डिटेल में चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आसान से आसान तरीके में मैं तुम्हारे सामने यहां पेश कर रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं। ठीक है, अभी यहां ये जो इंडियन लॉजिक है, चाहे कितना भी, है ना, चाहे कितना भी टिपिकल हो, हार्ड टॉपिक हो, लेकिन यहाँ अगर तुमने ईमानदारी के साथ में पूरी क्लास को अटेंड कर लिया है तो मैं वादा करता हूँ आज के बाद में तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला। शुरू करें। आज का जो सेशन होने आया है बड़ा ही मजेदार, धमाकेदार, बेहतरीन, दमदार, शानदार होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हम सेशन देखेंगे, उससे पहले हमें करना क्या है, जो टेलीग्राम ग्रुप है शिक्षा एम्पायर यूजीसी नेट, उसको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, वहां तुम्हें पीडीएफ मिलती रहेंगी, ठीक है, इंफॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, और वहां तुम्हें जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में तुम्हें क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है अपने ज़्यादा ज़्यादा सभी दोस्तों तक, और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना है। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी क्लासेस हैं वो जरूर देखें, जो पुरानी क्लासेस हो चुकी हैं, जो पुरानी यूनिट्स हो चुकी हैं, उन सभी को एक एक करके ज़रूर देखें और अपने साथ में नोट्स बनाते चले जाएं। ठीक है, शुरू करें साथियों, बोलो। यहाँ से शुरू करते हैं इंडियन लॉजिक्स। इंडियन लॉजिक्स मतलब भारतीय तर्कशास्त्र। क्या है? भारतीय तर्कशास्त्र इसको बोलते हैं। ठीक है, अब भारतीय तर्कशास्त्र ये, यानी कि जो भारतीय दर्शन शास्त्र है, जो भारतीय फिलोसफी है, यानी कि इंडियन फिलोसफी है, जो भारतीय विचारधाराएं होती हैं, उसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, असल में जो हम पढ़ते हैं यहाँ हम स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं, है ना, स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं। जो वैदिक काल के या वेदों में, वेदों के जो स्कूल्स आते हैं थॉट्स के, या विचारधाराएं होती हैं, जो दर्शन होते हैं ना, दर्शन होते हैं, उन सभी को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ वैदिक काल के जो दर्शन हैं वो बहुत सारे दर्शन हैं,
अपने आप में बहुत सारे दर्शन हैं और सभी को हमें यहाँ नहीं पढ़ना है। वो क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि हमारे एनटीए के सिलेबस में सिर्फ एक दर्शन या एक स्कूल ऑफ थॉट्स यहाँ ऐड है, उसी को हमें पढ़ना है, उसी को हमें साथ में लेकर चलना है। वो कौन सा है? न्याय दर्शन। जैसे कि बहुत सारे दर्शन होते हैं, शैव दर्शन हो गया, वैशेषिक दर्शन हो गया, है ना, और योग दर्शन हो गया, और मीमांसा दर्शन हो गया, उत्तर मीमांसा हो गया, जिसको वेदांत बोलते हैं, है ना, वेदांत बोलते हैं। तो ये सारे बहुत सारे दर्शन हैं और इन्हीं में से जो 9 दर्शन होते हैं, टोटल हमारे जो पूरा प्राचीन काल के एंशिएंट टाइम के 9 दर्शन देखने को मिलते हैं। टोटल 9 में से कुछ होते हैं अनऑर्थोडॉक्स, कुछ होते हैं ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स में से भी हमें एक पढ़ना है। कौन सा? न्याय पढ़ना है। तो ठीक है, यहां देखते हैं क्या क्या यहां लिखा हुआ है। देखो, इंडियन लॉजिक्स, भारतीय तर्कशास्त्र, ऑल्सो नोन एज न्याया। न्याया मतलब न्याय, है ना। यहाँ तुम्हें संस्कृत की शब्दावली ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि हिंदी के, शुद्ध हिंदी के जो शब्द होते हैं वो तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं भारतीय तर्कशास्त्र, और भारतीय तर्कशास्त्र में, भारतीय संस्कृति में जो शब्द यूज होते हैं वो शुद्ध हिंदी के या उससे भी और पीछे जाएं, संस्कृत के। ठीक है, संस्कृत की शब्दावली, संस्कृत की टर्मिनोलॉजी यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगी। बिल्कुल भी परेशान मत होना। क्यों नहीं होना है? क्योंकि तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ यहाँ खड़ा है चीजें आसान करने के लिए। अब जैसे यहाँ न्याय है, ठीक है, न्याय है, लेकिन लिखा कैसे गया है इसको? न्याया। इंग्लिश में कैसे लिखा गया है? न्याया। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखा गया है? न्याया। ठीक है, अब यहाँ देखो, इसको जो लिखते हैं वो किस तरह से, देखो, जैसे कि यहाँ जो ये न्याय है ना, इसको हमने इस तरह से तोड़ा, यहाँ पे हलंत लगा दिया, इसके नीचे जो ये हलंत होता है। ठीक है, अब इसमें प्लस करेंगे जो संधि विच्छेद। तुमने हाई स्कूल तक या इंटर तक हिंदी पढ़ी होगी, ग्रामर पढ़ी होगी हिंदी की, उसमें संधि विच्छेद होता है ना, तो यहाँ से हम इसको तोड़ करके आ बाहर निकाल लेंगे। इसी के अंदर जो एक अक्षर होता है, एक अक्षर में वर्ण जुड़े होते हैं, और वर्ण में जो एक अक्षर बनता है ना, वो स्वर से मिलकर, है ना, जो आ, ई, उ, ए, इस तरह से मिलकर के बनता है। तो इसमें भी जो बिना हलंत का होता है, जो बिना हलंत का होता है, जिसमें हलंत नहीं होता, जिसके नीचे ये लगा होता है ना डंडा सा, ये क्या होता है? हलंत। अगर ये बिना हलंत का है, इसमें हलंत लगाने के लिए इसके अंदर से जो छुपा हुआ होता है इसको निकालना होता है। ठीक है, यहां तुम्हें मैं हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, बस एक समझा रहा हूं। जैसे कि नरेंद्र होता है, नरेंद्र को हम लिखते हैं नरेंद्रा, महेंद्र होता है महेंद्रा, सुरेंद्र होता है सुरेंद्रा, महेश होता है महेशा, है ना, इस तरह से लिखते हैं ना। तो यहां भी हमें वही चीज अप्लाई करनी है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, जहां न्याय होगा वहां न्याय कर देना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? प्रमाण है, प्रमाण होता है, प्रमाण को प्रमाण नाश कर दिया गया है, बस ऐसा है। तो यहाँ पढ़ते हैं, इनकी बात में देखते हैं, थोड़ी थोड़ी सी चीजें समझते हुए चलने हैं। और हाँ, यहाँ जो एक चीज कहते हैं ना कि इंडियन लॉजिक्स को बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, यहाँ तुम्हें मैं जो कराऊंगा वो यहाँ एक ही चीज को एक ही क्लास में बार बार अलग अलग तरीके से तुम्हारे सामने यहाँ रखूंगा, तो बाद में तुम्हें पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक ही बार में एक ही क्लास में तुम्हारे सब कुछ समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, यह जो है, जो इंडियन लॉजिक्स है, एक रिच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, रिच फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, यानी कि समृद्ध क्या है? समृद्ध दार्शनिक परंपरा है। क्या है? समृद्ध दार्शनिक परंपरा है, जो कि, है ना, जो कि नॉलेज एंड रीजनिंग के नेचर को एक्सप्लोर करती है। जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे तर्क हैं, उसकी प्रकृति को एक्सप्लोर करती है। कौन करती है? इंडियन लॉजिक्स। कौन करती है बच्चा? इंडियन लॉजिक। ठीक है, अब जो न्याय है, जो हमने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था ना कि न्याय दर्शन होता है, न्याय दर्शन, न्याय स्कूल थॉट, है ना, न्याय स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, अब यहां हमने उसी के अंदर आते हैं 2 ग्रंथ, एक न्याय सूत्र, नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस नाम है, एक न्याय भाष्य।
दो ग्रंथ आते हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, जो कि कहाँ होते हैं न्याय सूत्र और न्याय भाष्य प्राचीन ग्रंथों में शामिल होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये बताते हैं न्याय दर्शन के बारे में। न्याय है क्या, न्याय क्या है, कहाँ से हमें पता चलता है और किन किन चीज़ों को हम आगे लेकर के चलेंगे। और न्याय क्या बताता है, न्याय बताता है नॉलेज कहाँ से मिलेगी, यानी कि नॉलेज है क्या, नॉलेज कहाँ से मिलेगी वो बताएगा प्रमाणा। लेकिन न्याय क्या बताएगा, न्याय बताता है कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है। इंडियन लॉजिक्स यह है समझने के लिए एक व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिक रूपरेखा है। क्या सिस्टमैटिक रूपरेखा है कि नॉलेज कैसे एक्वायर करते हैं और वैलिड कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इंडियन लॉजिक जो है वो क्या है, एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है। क्या है, सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है जो हमें बताता है कि नॉलेज एक्वायर कैसे होती है और एक वैलिड कंक्लूजन हमें कैसे निकालना है। क्योंकि हम इंडियन लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन ही निकालते हैं, वैलिड कंक्लूजन, तो यही बताता है। ठीक है, आगे चलें। अभी परेशान मत होना, चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होंगी क्योंकि जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो यहाँ पर चीज़ें कंफ्यूज करती ही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कुछ चीज़ें और वही चीज़ जो मैंने अभी बताई थी उनको मैंने क्लासिफाई किया है यहाँ, उसको देख लेते हैं कि जो इंडियन फिलोसफीज और स्कूल है, इंडियन फिलोसफिकल जो स्कूल हैं वो कौन कौन से स्कूल हैं, कितने स्कूल हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ स्कूल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक अनऑर्थोडॉक्स और एक ऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स क्या है, अनऑर्थोडॉक्स है मतलब नास्तिक। नास्तिक क्या होते हैं, नास्तिक जो वेदों को पुराणों को नहीं मानते, वेदों को पुराणों को फॉलो नहीं करते, है ना, अपने खुद के नियम कायदे कानून पर चलते हैं, स्वतंत्र एक वैदिक व्यवस्था से, वैदिक धर्म से क्या करते हैं, ये एक खुद को स्वतंत्र लेकर चलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जो वेदों को नहीं मानते, पुराणों को नहीं मानते, वेदों पुराणों को फॉलो नहीं करते, तो वो कौन है, वो है जैसे कि जैन, जैना लिखा हुआ है, जैन है। बुद्धा यानी कि बुद्ध, चारवाक का यानी कि चारवाक, तो ये क्या है, इनको नास्तिक यानी कि अनऑर्थोडॉक्स में रखा गया है। ठीक है, दूसरी टर्म आती है ऑर्थोडॉक्स की। ऑर्थोडॉक्स मतलब आस्तिक। ठीक है, आस्तिक। अब आस्तिक क्या है, आस्तिक मतलब जो वेदों को पुराणों को फॉलो करते हैं, वेदों में लिखी कही गई बातों को मानते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं उनको, तो उनको रखा गया है ऑर्थोडॉक्स में। और ऑर्थोडॉक्स को ही हमें यहाँ आगे बढ़ाना है, उसको लेकर चलना है। अब यहाँ हम देखते हैं स्कूल्स बेस्ड ऑन वेदास, यानी कि वेद के ऊपर जो स्कूल डिपेंड हैं, जो बेस्ड हैं, वो कौन कौन से हैं। एक तो होता है सांख्य, है ना, एक होता है योग, यानी कि एक होता है न्याय, एक होता है वैशेषिका। अभी मैंने बताए थे ना, वही चीज़ें हैं, उनको क्लासिफाई करके यहाँ रखा गया है ताकि चीज़ें और थोड़ी सी सिंपल हो सकें। उसके बाद में एक आता है मीमांसा, इसी को पूर्व मीमांसा भी बोला जाता है, इसी को पूर्व मीमांसा बोलते हैं। और यहाँ आता है एक और वेदांता, इसी को, ये देखो ये क्या है, वेदांत। ठीक है, वेदांत वो होते हैं जो वेदों के अंत में आते हैं, जो ग्रंथ, जो पुस्तकें वेदों को अंत में पढ़ी जाती हैं। पहले वेद, वेदों के बाद में जो ग्रंथ पढ़े जाएंगे वो कौन से होते हैं, वेदांत। ठीक है, वेदांत जो स्कूल्स है, वेदांत एक दर्शन भी है, उसको हम हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे से पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ हमें नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इंडियन लॉजिक्स के अंदर सिर्फ न्याय दर्शन है। और वेदांत दर्शन क्या है, वेदांत दर्शन बहुत अच्छे से दिया गया है एनटीए के सिलेबस में भी। कहाँ है वो, हायर एजुकेशन में है, तो हम इसको हायर एजुकेशन में पढ़ कर आ चुके हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है बिल्कुल। जो बच्चे आज हमसे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पुरानी क्लासेस देखना बिल्कुल ना भूलें, पुरानी यूनिट्स देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन और हायर एजुकेशन ये कंप्लीट हो चुकी हैं और लॉजिकल रीजनिंग चल रही है।
ठीक है। तो यहां वेदांत को हम पढ़ चुके हैं। तो वेदांत क्या है? वेदांत भी एक क्या है? दर्शन है, ठीक है। और वेदांत को ही उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा। खाली मीमांसा है तो उसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं, और जो वेदांत है उसको उत्तर मतलब बाद का मीमांसा, ठीक है। समझ में आ रही बातें? बोलो, आगे चलें। आगे चलते हैं। यही वही चीज है जो बताई थी मैंने पहली स्लाइड पे। अब वही चीजें यहां भी हैं। इनको बार बार अलग अलग तरीके से लिख करके सामने रखने का क्या मकसद है? इनको अलग अलग तरीके से लिख करके सामने रखने का मकसद सिर्फ यही है कि हर एक चीज जो बेसिक चीजें हैं वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएं, वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से घर कर जाएं, वो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से समझ आ जाएं। यहाँ बेसिक चीजें यहाँ तुम देख रहे होगे। अच्छा, जो बच्चे पुराने हम जुड़े हुए हैं यहाँ साथ में लगातार पढ़ रहे हैं, उनको मालूम होगा, वो नोटिस कर रहे होंगे, जो भी कोई नया टॉपिक मैंने शुरू किया है, कोई भी, चाहे पहली यूनिट हो चाहे वो 10वीं यूनिट हो, कोई से भी यूनिट हो, जो भी टॉपिक मैं यहाँ शुरू करता हूँ ना, वो उस टॉपिक को मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं औरों की तरह वो नहीं करता कि यहाँ YouTube को एक एडवर्टाइजमेंट की तरह या एक प्रचार की तरह यूज़ करना, कि यहाँ आकर के प्रचार करना है और बोलना है कि पेड बैच में आगे क्लासें शुरू करें। तो ऐसा नहीं करना है। मेरा जो मोटिव रहता है वो यही रहता है कि यहाँ पर आना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने साथियों को कंटेंट देना है, और उस कंटेंट को इतने डिटेल में तुम्हारे सामने रखना है कि इतने डिटेल में जिससे कि मेरे साथ में जुड़ा हुआ कोई भी स्टूडेंट, मेरे ऊपर भरोसा करने वाला कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज़ से वंचित ना रह जाए, किसी भी चीज़ में कम ना रह जाए। मेरा ये मोटिव रहता है, ठीक है। अब तुम्हारा कितना सपोर्ट मुझे मिल रहा है वो तुम खुद देख रहे होगे, है ना। कितना सपोर्ट तुम मुझे कर रहे हो वो तुम खुद देख रहे होगे, कितना तुम कोशिश कर रहे हो वो तुम देख रहे होगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को ग्रोथ करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना है। बाकी कंटेंट में अगर कहीं भी कमी हो तो उसको बेधड़क बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट तुमने छोड़ा है, तो उस पॉइंट को मैं यहाँ क्लियर कराने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें पूरी ईमानदारी के साथ में अपने साथी का, अपने भाई का, अपने गुरु का साथ देना होगा, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में चीज़ें यहाँ तुम्हारे सामने प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी मेरी है। उसमें मेहनत करना, उसमें एफर्ट्स लगाना, खुद कितने एफर्ट लगा रहे हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पहले स्लाइड पर मैंने चीज़ें बताई थी, समझाई थी, फिर उसके बाद में दूसरी स्लाइड पर मैंने उसी चीज़ों को जो पहली पर बताई थी उसको मैंने क्लासिफिकेशन के तौर पर वहाँ दिखाया था, ताकि चीज़ें थोड़ी और आसान हो जाएं। फिर वही चीज़ मैं यहाँ तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, ठीक है। वही चीज़ें हैं, है ना। जैसे कि हमने शुरुआत की थी इंडियन फिलोसॉफी की, भारतीय दर्शन शास्त्र की, उसी के अंदर एक टॉपिक आता है इंडियन लॉजिक्स का, भारतीय तर्कशास्त्र का। भारतीय दर्शन शास्त्र, उसके अंदर भारतीय तर्कशास्त्र, ठीक है। अब वो तर्कशास्त्र, भारतीय तर्कशास्त्र को कहाँ रखा गया है? लॉजिकल रीजनिंग की यूनिट में, एनटीए में, ठीक है। अब यहाँ हम जो पढ़ेंगे, जो इंडियन लॉजिक्स है वो क्या है? बेसिकली शब्दों का या ज्ञान प्राप्त करना है ना। शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। शब्दों का ज्ञान जो मैंने शुरू में बताया था, जो संस्कृत की टर्मिनोलॉजी है उसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा संस्कृत की शब्दावली तुम्हें देखने को मिलेंगी। तो संस्कृत की जो शब्दावली हैं वो क्या क्या एक्सप्लेन करती हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देती हैं। तो शब्दों का जो ज्ञान है, नॉलेज ऑफ वर्ड्स, हमें यहाँ वो पढ़ना है। तो शब्दों का ज्ञान हमें पढ़ना है, और इसको हिंदी में पढ़ लेना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि
इंग्लिश में भी जो क्वेश्चन आता है वो न्याय जो आता है वो न्याय को इंग्लिश में भी न्याय ही लिख करके आता है, ठीक है। इसलिए अब यहाँ देखो एक और दूसरा पॉइंट है कि यह एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है, यानी कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं। तो टोटल कितने थॉट्स आते हैं? 9 आते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। इसमें 6 आते हैं ऑर्थोडॉक्स के और 3 आते हैं अनऑर्थोडॉक्स के। अनऑर्थोडॉक्स में कौन कौन से हैं? बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और मैटेरियलिज्म है, ठीक है। अब इसके अंदर जो 6 हैं जो ऑर्थोडॉक्स हैं उसमें न्याय है, सांख्य है, योग है, वैशेषिका है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा यानी कि वेदांत है। अब हमें इन सभी को नहीं पढ़ना है। इन सभी को अगर पढ़ते रहे तो एग्जाम हमारा हो जाएगा और ये कंप्लीट नहीं होने वाले। अपने आप में इतना बड़ा ये कंसेप्ट है, तो हमें जो पढ़ना है हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आना है, न्याय आना है। क्या आना है? न्याय। तो हम यहां से न्याय को आगे लेकर के चलने हैं। शुरू करें, बोलो। शुरू करते हैं, न्याय के बारे में जानते हैं, न्याय से आगे की चीजें शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक कमेंट करके बताओ जरा समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि इससे आगे तभी बढ़ेंगे जब हमें पता चलेगा कि समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां हम जो पढ़ेंगे न्याय, जो हमने देखा था न्याय को लेकर के चलेंगे। न्याय बताता है ज्ञान क्या है, न्याय बताता है ज्ञान यानी कि नॉलेज क्या है, ठीक है। नॉलेज क्या है। अब उसी के अंदर नॉलेज यानी कि ज्ञान यानी कि न्याय के अंदर ही एक टर्म आती है प्रमाणाज। ये क्या है? ये प्रमाण है ना। तुमने सुना होगा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र। तो प्रमाण पत्र तो ये वही प्रमाण है ना। बहुत सारे प्रमाणों से बना हुआ प्रमाणाज है। अब यहां एक चीज आती है, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कहा कि तुम कल को एक यूनिट रिवाइज करके आओगे। अब तुम कहोगे सर हमने तो कर रखी है रिवाइज, है ना। तुम कहोगे कि सर हमने तो रिवाइज की हुई है। अब मैं तुमसे कहूंगा कि मुझे प्रमाण दो। मैं कैसे मान लूं कि तुमने रिवाइज की है? तो मुझे कोई उसका प्रमाण तो दो, प्रमाण दो कि तुमने रिवाइज की है। तो यहां पर वही चीज बताया गया है कि जो न्याय है वो कहता है कि न्याय क्या, जो ज्ञान है वो क्या है। न्याय बताता है ज्ञान क्या है। अब यहां उसका प्रमाण दिया जाता है कि न्याय का जो बता रहा है ज्ञान, वो ज्ञान है क्या, ठीक है। यहां प्रमाण बता रहा है जो ज्ञान है वो कैसे कैसे मिलता है, कहां कहां से मिलता है, ठीक है। न्याय ने बता दिया ज्ञान क्या है और प्रमाणाज बता रहा है कि ज्ञान कहां कहां से हमें मिलेगा, ठीक है। प्रमाणाज देखो, यहां प्रमाणा जो है, प्रमाणा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा नॉलेज को एक्वायर किया जाता है। इसी के द्वारा हमें नॉलेज को एक्वायर किया जाता है, यानी कि नॉलेज हमें कहां कहां से और कैसे कैसे मिल सकती है ना। यहां तो सीधा सीधा कह दिया कि प्रमाणा ही हमारा नॉलेज है, ठीक है। प्रमाणा बराबर नॉलेज, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं आगे कुछ इसके स्टेप्स आते हैं प्रमाणा के, है ना। प्रमाणा के कुछ टाइप्स हैं वो देखते हैं, कुछ इसके स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं और हमें देखना है कि प्रमाणा के अंदर हम किस किस तरह से कैसे कैसे हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं। यहां पर कुछ चीजें हैं, देखो इनको लिख लेना। यहां पर देखो 6 स्टेप आते हैं। एक प्रत्यक्ष का आता है, और एक अनुमाना आता है और एक उपमाना आता है, अर्थपत्ति और अनुपलब्धि और शब्द यानी कि बर्बल। ये बता रहे हैं कि मतलब किस किस तरह से प्रत्यक्ष तौर पर आ सकता है, ठीक है। अनुमान लगा करके हमें ज्ञान मिल सकता है। अभी यहां इनको नाम देख लो, आगे डिटेल भी है इनकी, ठीक है। आगे इनकी डिटेल भी है, यहां देखो इनकी डिटेल है। जैसे कि हम सबसे पहला हमारा जो प्रमाणा, सबसे पहला प्रमाणा क्या है? सबसे पहला प्रमाणा है प्रत्यक्ष, यानी कि ज्ञान हमें कैसे मिलेगा, हमें ज्ञान कैसे मिलेगा? बिल्कुल प्रत्यक्ष मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा जिस चीज से, है ना। तो प्रत्यक्ष क्या कहता है? प्रत्यक्ष प्रमाणा क्या कहता है कि जब हमें ज्ञान अपने सेंसेस से, अपने इंद्रियों से
है ना, इंद्रियों के द्वारा या इंद्रियों का यूज करके हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज मिलती है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जैसे कि कोई भी जानकारी हमने अपने हाथ से छू करके ली, पानी गर्म है, नहाने के लिए जा रहे हो तो कैसे छूओगे, हाथ डाल करके उसमें छूओगे, कि देखोगे कितना गर्म है, ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कम गर्म तो नहीं है ना, वो देखोगे, तो क्या है, प्रत्यक्ष है, एकदम प्रत्यक्ष तरीके से हमने उसको क्या किया है, डायरेक्टली। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट याद नहीं रखना है, ठीक है, यहां डायरेक्ट तुम्हें याद नहीं रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो आएगा, जो एग्जाम में जो आएगा, वो प्रत्यक्ष ही लिखा हुआ आएगा, इंग्लिश में ऐसे ही प्रत्यक्षा, इंग्लिश में आएगा प्रत्यक्षा, ठीक है, प्रत्यक्ष भी नहीं आएगा, प्रत्यक्षा आएगा, ठीक। अब यहां बात करते हैं कि जो चीज हमारे सामने है, प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने, डायरेक्टली हम जिस चीज से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। हाथ से छू लिया, पता कर लिया, ठीक है, आंखों से देख लिया, पता कर लिया क्या है, जुबान से चेक कर लिया, स्वाद कर लिया, पता कर चल गया कि क्या है, खाना जो बना है टेस्टी बना है, खाना जो बना है तो उसमें नमक कम है, ज़्यादा है, क्या है, कैसा है, क्यों है, ये सब हमें जुबान से पता चल जाता है, ठीक है। हमने कानों से सुन लिया, हमें कानों से सुन करके कोई जानकारी मिल गई, कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आया, वो कह रहा है, भागता भागता आ रहा है, हाँफ रहा है, दौड़ता हुआ आया, एकदम बोला कि वहाँ पर वो है, मैंने वो देखा, ये देखा, वो देखा, तो तुम्हारे कान में वो चीज़ आ रही है, तुम्हें डायरेक्टली वो तुम्हें बता रहा है आके, तो क्या है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। 6 में से जो 6 हैं, सबसे मजबूत जो प्रमाण है, जो नॉलेज हमें बताता है कैसे मिलती है, वो क्या है, प्रत्यक्ष है। उसके बाद में आता है अनुमाना। अनुमाना मतलब अनुमान लगा करके जो इंफॉर्मेशन या जो नॉलेज हमें मिलती है, जो ज्ञान हमें अनुमान लगा करके मिलता है, वो क्या है, वो भी अनुमाना प्रमाणाज है, ठीक है। अब अनुमान कैसे, मान लो कोई भी काम तुमने होता हुआ देख लिया, कोई काम तुमने पहले देखा है, यानी कि इसका मतलब ये है, पुराना ज्ञान जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज आगे हमारी न्यू नॉलेज को एक्वायर करने में मदद करे। मतलब कोई काम तुमने पहले होता हुआ देखा है, ठीक है, अच्छे तरीके से वो काम होता हुआ देख लिया, अब बाद में कभी भी 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद वो काम होता हुआ तुम्हें मिले और सिर्फ उस काम का हिंट तुम्हें मिले, पूरा काम तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा, कोई भी काम है वो हो रहा है, वो काम होता हुआ तुम्हें पूरा नहीं मिला, लेकिन फिर सिर्फ उसका हिंट तुम्हें मिला है, उस हिंट से ही, उस हिंट के साथ में अपने प्रीवियस नॉलेज को, अपने पुराने ज्ञान को जोड़ करके तुम उसमें अनुमान लगा सकते हो कि ये काम वो है जो मैंने वहां पर देखा था। समझ में आ गई बात, बोलो आ गई बात समझ में, आगे चलें, तो ये होता है अनुमान, ठीक है। अब अनुमान क्या है, जैसे कि मान लो तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है कि आग लगती है तो वहां से धुआं निकलता है ना, आग लगती है तो धुआं निकलता है, पता है तुम्हें, बहुत अच्छे से जानते हो, तुमने देखा भी है, बचपन से देखते आ रहे हो, देखा भी है कि जहां आग लगती है वहां धुआं होता है, ठीक है। अब तुम्हारे सामने एक दूरी पर, बहुत दूर एक पहाड़ी है, ठीक है। अब वो पहाड़ी पर से, ऊपर से पहाड़ी की चोटी पर धुआं तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें आग वहां नहीं दिख रही, तुम्हें वहां कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें सिर्फ वहां पहाड़ी से धुआं उठता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो तुम वहां धुएं को देख करके अनुमान लगा सकते हो कि वहां धुआं है तो आग भी होगी, है ना, वहां धुआं है तो जरूर आग लगी होगी, तो तुम वहां से अनुमान लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां हमें जो ज्ञान मिला है कि वहां भयंकर आग लगी है या वहां छोटी आग लगी है, वहां कैसी आग लगी है, उस धुएं से तुम अनुमान लगा सकते हो, छोटी आग है, बड़ी आग है, ठीक है। तो यहां क्या पता चल जाता है, अनुमान लगा करके हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो अनुमाना प्रमाण, ठीक है। बात समझ में आ गई।
आगे चलते हैं। अब जहां देखते हैं, ये इसका एग्जाम्पल ही है, वो पढ़ लेना, पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जा करके उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब तीसरा आता है उपमाना। अब उपमाना क्या है? उपमान होता है, उपमान मतलब कंपेयरिज्म, यानी कि तुलना करना। कोई भी ज्ञान हमें तुलना करने से मिल जाए, है ना, जो भी चीज। अब मान लो कोई एक चीज ऐसी हमारे सामने आ गई है जिसमें हम उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, मतलब अपने सेंसेस का, अपनी इंद्रियों का उसमें यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके बाद हम उसमें अनुमान भी नहीं लगा सकते, ठीक है। अब जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो फिर अब बताओ ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, है, नॉलेज कैसे प्राप्त होगी? तो वहां हम करते हैं तुलना, कंपेयर कैसे करेंगे? मान लो तुम्हारे पास ये वाला फोन है, एंड्रॉयड फोन है, ठीक है। अब इस एंड्रॉयड के बारे में तुम बहुत अच्छे से जानते हो, हर एक पॉइंट से इसके तुम क्या हो, अवगत हो। इसके अंदर कैमरा कैसा है, इसका बैटरी बैकअप कैसा है, ठीक है, इसका प्रोसेसर कैसा है, ठीक है, हर एक चीज तुम जानते हो। अब इसके बाद में तुम्हें ये फोन लेना है, ये वाला लेना है, ठीक है, ये फोन लेना है, एंड्रॉयड तुम्हारे पास है और ये वाला फोन तुम्हें लेना है, और इसमें तुम्हें लेना है, और इसके बारे में तुम कुछ खास जानते नहीं हो, ठीक है। इसके बारे में तुम पूरी तरह से जानते हो, बहुत अच्छे से तुमने चलाया भी है, ठीक है। अभी इसके बारे में तुम कुछ खास नहीं जानते, ठीक है, तुम्हें लेना भी तुम्हें है ये। अब तुम जाओगे दुकान पर, है ना, कहीं जाओगे तुम इसको खरीदने के लिए, तो वहां अगर तुम उससे पूछोगे तो कोई भी अपने सामान को गलत नहीं बताता, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास एंड्रॉयड फोन का ज्ञान है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जो फीचर्स हैं उनसे तुम यहां क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि जो मुझे एंड्रॉयड फोन में मिल रहा था वो यहां कितना प्लस है ना, कितना ज्यादा है, तो वहां तुम उसमें क्या करोगे, कंपेयर करके पता कर सकते हो कि कितना इसमें मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो वहां क्या हो जाएगा तुम्हारा उपमान, ठीक है, उपमान प्रमाण, ठीक है। आगे बात समझ में, चलें आगे। यहां चौथा आता है शब्द क्या है, यह है तरीके मतलब इस तरीके से नॉलेज प्राप्त हमें रिटर्न मिलती है या फिर ओरल मिलती है, यानी कि लिखित मौखिक दो तरीके से मिलती है। इसके अंदर गलत जानकारी मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो शब्द प्रमाणा है ना, इसके अंदर जो नॉलेज हमें मिलेगी वो गलत मिल सकती है। क्यों? जो सोर्स है, जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति सही है या वो सोर्स सही है तो नॉलेज भी हमें सही मिल जाएगी। अगर सोर्स गलत है तो ज्ञान भी हमें गलत मिलेगा। मान लो तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर वो व्यक्ति सही है तो सही इंफॉर्मेशन दे देगा, अगर वो गलत है, उसके मन में कुछ कपट होगी तुम्हारे लिए, तो वो सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है। और यह चीज़ धार्मिक नॉलेज में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं, क्योंकि हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने धर्म को सही बताता है ना। हर कोई अपने अकॉर्डिंग अपनी बात को सही बताता है, दूसरे को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। हर कोई भी ले लो, चाहे कोई एक नहीं, सभी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहां बात करते हैं अर्थपत्ति की। अर्थपत्ति क्या है? इसमें कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए एक अजम्पशन का सहारा लेना पड़ता है। यानी कि अजम्पशन मतलब मोटा माटी चीजें, है ना। कोई काम करते हुए कहते हैं यार मोटे माटी चीजें ही बस इकट्ठी करी हैं और बस काम कर दिया शुरू, है ना। अगर तुमसे कोई कहे कि कितना जानता अब इसके बारे में, मैं तुमसे कहूँ कि लॉजिकल रीजनिंग जो हम पढ़ने आ रहे हैं, तो तुम बताओ बच्चों कितना तुम जानते हो लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। वो लोग सर बस मोटा माटी चीज़ें जानते हैं, कुछ खास नहीं जानते, है ना। तो मोटे तौर पर कंक्लूजन निकाल लेना, और यह गलत व सही दोनों हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। तो अनुपलब्धि क्या है?
छठा पॉइंट है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि क्या है? नॉन एप्रीहेंशन। तो ये क्या है? जब कोई चीज हमारे सामने नहीं होती है, ठीक है, नॉन एग्जिस्टिंग, तो वह भी कुछ न कुछ जानकारी देकर जाती है या उससे कुछ जानकारी मिलती है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ा था कि जो रिसर्च हमारी फेल हो जाती है, अनसक्सेसफुल रिसर्च भी हमें एक इंफॉर्मेशन देकर जाती है कि इस रास्ते से मत जाना, दूसरा रास्ता तैयार करना। क्यों? मतलब हमसे पहले किसी रिसर्चर ने कोई रिसर्च की, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी प्रोडक्ट पर, किसी भी रिजल्ट पर, उसको चाहिए था रिजल्ट वाई या उसको चाहिए था रिजल्ट एक्स, ठीक है। अब उसने सारे स्टेप अच्छे से फॉलो किए, ठीक है, स्टेप को अच्छे से फॉलो करने के बाद भी कहीं कुछ मिसिंग रह गई होगी, ठीक है, और वो रिजल्ट एक्स नहीं मिला, ठीक। अब वो रिजल्ट एक्स नहीं मिला तो रिसर्च हमारी फेल हो गई। अब जो अगला रिसर्चर आएगा उसको वहां से, उस फेल रिसर्च से एक हिंट मिलेगा, एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि प्रीवियस रिसर्चर ने ये स्टेप फॉलो किए हैं, ठीक है। अब मुझे इनसे बचते हुए रिजल्ट एक्स पर ही पहुंचना है जो प्रीवियस रिसर्चर को चाहिए थे। अब वो उन चीज़ों को, उन स्टेप्स को फॉलो ना करेगा, कुछ अपने हिसाब से करेगा, तो अब वो वाले जो करता वो उनसे तो बच गया ना। या फिर मान लो वो 6 स्टेप उसने फॉलो किए, 6 में से 5 स्टेप उसने बहुत अच्छे से फॉलो किए, कोई भी बिना गलती किए, ठीक है। अब उसने 6ठे स्टेप में बहुत छोटी सी गलती कर दी, बहुत छोटा सा मिसिंग कर दी। अब जो नया रिसर्चर है वो उन 5 को तो कम से कम छोड़ सकता है ना, कि ठीक है ये वाले तो स्टेप ठीक हैं, मुझे काम कहाँ करना है, लास्ट वाले स्टेप पर करना है, और लास्ट वाले में भी कहाँ करना है, जो मिसिंग हुई है। तो रिसर्च कितनी आसान हो जाएगी फिर। तो यही कहा गया है अनुपलब्धि में, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि प्रमाणास कहता है कि जो चीज़ हमारे सामने नहीं है वो भी हमें कुछ ना कुछ जानकारी देकर जाती है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से आगे हम चलेंगे जो हमने पढ़ा है प्रमाणास का, प्रत्यक्ष, अनुमाना, अनुपमाना, ये सब हम आगे एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक सिर्फ इनके बारे में हमने जाना है, बस एक बेसिक चीज़ तैयार की है हमने, और बेसिक चीज़ उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तैयार हो गई है और बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है, अपने सभी दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करना है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते रहना है। कहीं कंटेंट में कहीं कोई दिक्कत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बता देना है कि यहाँ कुछ दिक्कत है, तो वह तुम्हें उस डाउट को, उस दिक्कत को तुम्हारी सोल्व किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से मैं सारी प्रॉब्लम, सारे दुख दर्द तकलीफ वहाँ सोल्व होते रहेंगे, ठीक है, और पीडीएफ भी मिलती रहेगी। बेहतर है नोट्स हाथों हाथ बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद, टेक केयर, बाय, जय हिंद।